अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने MTS 632 के टॉपिक नंबर 15 तक कवर किए थे। आज टॉपिक नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 16 में हमारे पास है जी कर्व के कर्व क्या होती है। कर्व सी इज रेंज ऑफ फंक्शन। कर्व कोई भी एक आपके पास रेंज होती है, किसी भी फंक्शन की रेंज। कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम इसकी बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये एक रेंज का करैक्टर प्ले करती है कि कर्व सी इज रेंज ऑफ फंक्शन गिवन बाय जेड ऑफ टी एक्स टी वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी, जिसमें आपके पास एक्स टी क्या होता है, कोई भी एक रियल नंबर, और वाई ऑफ टी क्या होता है, कोई भी एक इमेजिनरी नंबर। वेयर बोथ एक्स टी एंड वाई टी आर कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन वी से जेड टी इज पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व सी। जस्ट इसको एक नज़र देख लें, अदरवाइज इसकी जो डेफिनेशन है ये पेपर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बस इसमें ये है क्लोज कर्व। क्लोज कर्व का आपको पता है जैसे सर्कल है, ये क्या है, क्लोज कर्व है। क्लोज कर्व किससे कहते हैं, जिसका टर्मिनल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों आपस में जुड़े हुए हों, ठीक है, वो ओपन ना हो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्लोज कर्व कहते हैं। उसके बाद है जी सिंपल कर्व। सिंपल कर्व ये है कि सिंपल कर्व ये एक लाइन जो है, ये जैसे लाइन सेगमेंट जिसको हम लोग कह देते हैं, या ये एक लाइन है ये वाली, ये क्या सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व एक ऐसी कर्व को कहते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, जो एक स्ट्रेट लाइन की तरह होती हैं, वो सारी क्या होती हैं, सिंपल कर्व। इसकी कुछ एग्जांपल उन्होंने दी हुई हैं और इनका प्रूफ आगे नहीं दिया हुआ, जस्ट आप एग्जांपल डेफिनेशन के तौर पे सिंपल कर्व और क्लोज कर्व को देख लें, या ये आपके MCQs में पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये पेपर के लिए और इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं, टॉपिक नंबर 17 से ऑनवर्ड 20 तक, वहाँ से आपके शॉर्ट्स आती हैं, लेकिन ये डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है जी कनेक्टेड सेट। कनेक्टेड सेट क्या होता है, कनेक्टेड सेट ये होता है कि आपके पास कोई भी अगर दो फंक्शन है वो आपस में मिले हुए हैं, अगर आपने उनका यूनियन किया है तो ये वाली दरमियान वाली चीज़ है, आप इसका मतलब ये है कि ये कनेक्ट है। जब आप कोई भी दो सेट्स का यूनियन लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, तो वो वाले जो सेट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टेड सेट कहते हैं। अ सेट एस इज सेट टू बी कनेक्टेड इफ फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स z1 z2, अगर आप उनमें से कुछ भी पॉइंट्स का पेयर लें z1 z2, देयर इज अ कर्व सी ज्वाइनिंग देम व्हिच इज इंटायरली कंटेन्ड इन एस ओपन सेट इज कॉल्ड डोमेन। इसमें ये एक डोमेन होगी, एक रेंज होगी, और ये वाला जो हिस्सा क्या होगा, हम इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टेड सेट बोलती हैं। बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट का भी आपको पता है कि बाउंडेड सेट क्या होता है, बाउंडेड सेट जो एक सेट के अंदर होते हैं, ठीक है। ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर क्या होता है जो सेट, उसका हम लोग बाउंडेड कहते हैं। समझ लें कि ये इसका क्या है, सेंटर। अब ये सेंटर, ये जो रेडियस, ये आपको पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, रेडियस। अब ये इससे रेडियस से कम होना चाहिए, ठीक है। ये बाउंडेड सेट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कि यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए कि जो आर है वो क्या लेस देन इक्वल टू होना चाहिए जेड के बार से, ठीक है, कि अगर ये रेडियस से कम होगा तभी तो वो अंदर आएगा और तभी वो सेट बाउंडिंग होगा, ठीक है। इट इज कम्प्लीटली कंटेंट, ये कम्प्लीटली किस में होता है, उस सर्कल सेट के अंदर ही होता है, और इसकी ये वाली कंडीशन होती है। अगर एक सेट बाउंडेड नहीं है तो इसका मतलब है कि वो नॉन बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, सॉरी, ठीक है। तो ये टॉपिक नंबर 16 पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें जस्ट आप एक बार नज़र इनकी डेफिनेशंस को देख लें कि हो सकता है आपके MCQs में इनके रिलेटेड कोई MCQs आ जाए, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट एज एग्जांपल आपके पास द रीजन z इज इक्वल टू, यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ का भी प्रूफ नहीं किया हुआ था, जस्ट बताया हुआ था कि जो रियल नंबर ऑफ z, मतलब कि जो x होता है ये अगर ग्रेटर है 1 से और लेस देन है 2 से, तो वो भी क्या होगा, नॉट बाउंडेड होगा, ठीक है। ये बात आपने MCQs के लिए याद रखनी है। और ये वाली कंडीशन जिसमें z बार लेस देन 1 होगा वो क्या होगा, बाउंडेड होगा। इसको भी बस आपने ऐसे याद रखना है, हो सके तो इसको याद रख लीजिएगा, इन दोनों का प्रूफ आपके हैंडआउट्स में नहीं है। नेक्स्ट है जी फंक्शन के। फंक्शन क्या होता है, ये तो आप सबको पता है कि फंक्शन जब आपके पास दो सेट्स होते हैं, आप उन पर कोई भी फंक्शन को अप्लाई करके उससे आउटपुट लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फंक्शन। आप फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज रोल दैट असाइंस ईच वैल्यू ऑफ ए विद यूनिक वैल्यू ऑफ बी। कोई भी आपके पास दो सेट्स हैं, जब आप उस पर फंक्शन अप्लाई करते हैं तो आपके पास आपको वो एक स्पेसिफिक वैल्यू देते हैं, उसका आप लोग क्या कहते हैं, फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यू ऑफ z इज रोल दैट असाइन टू ईच वैल्यू z इन सेट डी वन एंड ओनली वन कॉम्प्लेक्स वैल्यू, जिसमें हम एक कॉम्प्लेक्स जितने भी वैल्यूज होती हैं उनका एक नेम देते हैं, कॉल ओमेगा इमेज ऑफ z अंडर f
हेयर डी इज डोमेन ऑफ सेट एंड सेट ऑफ ऑल इमेजेस, इसमें एक डोमेन होगी, एक रेंज, ये सारी चीज़ें ना अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमने करने हैं उसमें हमने विद एग्जांपल्स इनको डिस्कस करने हैं। तो इसीलिए अभी मैं इनको जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ ताकि जब हम एग्जांपल्स करें तभी आपको इनकी अच्छे से समझ आएगी। अभी मैं इनको पॉइंट्स को बता भी दूँ तो आपको समझ नहीं आएगी, तब हम एग्जाम्पल्स करेंगे नेक्स्ट इसी वीडियो में। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये सारे पॉइंट समझ आ जाएंगे कि क्या डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, हम डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में इसका क्या करैक्टर है, हम कैसे इनको डिस्कस करते हैं। या फिर टॉपिक नंबर 18 में इंशाल्लाह हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके फंक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, ये बात याद रखिएगा, एक चीज़ होती है डोमेन और एक चीज़ होती है रेंज। डोमेन जो आप इनपुट को अप्लाई करते हैं उसको कहते हैं, और रेंज जो आउटपुट आपको मिलती है उसको कहते हैं। अब ये देखें ना, आपके पास एक x प्लस आयोटा वाई है, आपने इस पर फंक्शन को अप्लाई किया है, आपके पास आंसर आएगा यू एक्स वाई एंड प्लस आयोटा वी एक्स वाई। ठीक है, अब इसमें जो यू एक्स वाई होगा ये क्या है, ये रियल, और ये क्या है, इमेजिनरी। आपने इस पर फंक्शन को अप्लाई करेंगे, उसके पास जो आंसर आएगा वो रेंज होगी, और जो सेट होता है उस जब हम उस पर वो फंक्शन को अप्लाई नहीं करते तो वो क्या होती है, उसकी डोमेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जितने भी टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, तो उन्हें स्टार्ट करते हैं। जी हमारे पास टॉपिक नंबर 18, टॉपिक नंबर 18 में है W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, और जेड की जगह पे आपने लिखना होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये यू प्लस आयोटा वी के इक्वल भी होता है। ये W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यू एक्स वाई क्या है, एक रियल नंबर है, और वी एक्स वाई क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसके साथ आयोटा होता है, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। अब आपको यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन हमारे पास है रियल जेड आर ई जेड प्लस जेड स्क्वेयर प्लस इमेजिनरी जेड। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ एफ ऑफ जेड यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा हुआ जेड का बार, मैंने आपको बताया था कि अगर जेड एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल है तो जेड का बार किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे जेड का बार है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स माइनस आयोटा वाई, फिर वो कह रहे हैं कि रियल ऑफ जेड, मतलब कि जेड जो है एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका जो रियल है, रियल नंबर कौन सा है, एक्स है, तो यहाँ पे हम एक्स लिख देंगे प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर का मतलब है कि एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड, इमेजिनरी नंबर ये है वाई हमारे पास, हम यहाँ पर वाई लिख देंगे सिंपल, यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन किया, स्क्वायर को लिखा कि स्क्वायर कैसे होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टू एक्स वाई प्लस वाई। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, जो आयोटा वाली वैल्यूज़ होंगी उनको सेपरेट करना है, और जो रियल वैल्यूज़ होंगी जिनके साथ आयोटा नहीं होगा उनको सेपरेट करना है। फिर आपने जो आपने सेपरेट की भी होंगी यू एक्स वाई किसके इक्वल होगा, जिनके साथ आयोटा नहीं होता, जो रियल वैल्यूज़ होती हैं, और वी एक्स वाई ये किसके इक्वल होगा, जिसके साथ आयोटा होगा। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है, इसको आपने सॉल्व करना है। ये मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। सिंपल बस आपने याद रखना है यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई, यू एक्स वाई रियल होता है और वी एक्स वाई जिसके साथ आयोटा होता है। मॉड्यूल नंबर 18 एक्सप्रेस फंक्शन, सेम वही चीज़ उन्होंने फिर से अगेन दी हुई है हमें, वही क्वेश्चन है, वही उसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। वही देखिए क्वेश्चन भी वही है और नीचे सॉल्यूशन भी बिल्कुल वही है कि आपने उसी तरह जेड के बार की जगह एक्स माइनस आयोटा वाई पुट करना है, फिर यहाँ एक्स रखना है, फिर इसका स्क्वायर लिया, ये सब कुछ किया, तो वही सारी चीज़ें वही कुछ है। नेक्स्ट इज शो दैट एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस जेड का बार बाय 2 एंड जेड माइनस जेड का बार बाय 2 इज इक्वल टू वाई। ये होता है एक्स इसके इक्वल होता है और वाई इसके इक्वल होता है, मतलब एक्स के केस में यहाँ प्लस आता है और वाई के केस में यहाँ माइनस आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि जेड किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई के, और जेड की बार किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई। अब आप पहले क्या करना है, इन दोनों का प्लस करना है, जेड प्लस जेड की बार करेंगे तो देखिए ये माइनस वाली टर्म ये प्लस वाली कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जस्ट 2x बचेगा। तो यहाँ से आप लोग x की वैल्यू को सेपरेट कर सकते हैं, जो कि होगी जेड प्लस जेड का बार और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। फिर आप इन दोनों को करें माइनस जेड का बार, जब आप ये करेंगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2 आयोटा। ठीक है, 2 आयोटा वाई बचेगा, ये ऐसे बचेगा जेड माइनस जेड की बार इज इक्वल टू 2 आयोटा वाई। ठीक है, अब आपने यहाँ से y को सेपरेट करना है तो z माइनस जेड का बार बाय 2 आयोटा इधर आ जाएगा और यहाँ पर y बच जाएगा। यही चीज़ हम लोगों ने प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट है एक्सप्रेस एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस आयोटा 4y स्क्वायर बाय अ फार्मूला इन्वॉल्विंग वेरिएबल z एंड z का बार। अब यहाँ पर जब हम यही वाली वैल्यूज जो हमने अभी निकाली हैं वो यहाँ पर पुट करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये चीज़ हमें गिवन है।
ठीक है, 4x² प्लस आयोटा 4y²। आपको पता है कि x इसके इक्वल होता है और y इसके इक्वल होता है, अभी हमने ये चीज़ प्रूफ की है। तो जहाँ पर भी यहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर दें, और जहाँ पर y आ रहा है वहाँ ये वाली वैल्यू पुट कर दें। सिंपल स्क्वायर ओपन करना आपको आता है कि a प्लस बी का स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a आपके पास z है और b आपके पास z का बार है, तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला a² माइनस 2ab प्लस b²। तो वो वाला फार्मूला हमने यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह जहाँ पर हमने -1 पुट किया हुआ है, 2 आयोटा स्क्वायर बचा है नीचे, सॉरी 2 2 ज़र 4, यहाँ पे भी इसका भी तो स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर, तो 4 -1 ला के लिखते -4 हो जाएगा नीचे। ठीक है, सिंपल, बस इन्होंने इसी चीज़ को सिंप्लीफाई किया हुआ और कुछ भी नहीं किया हुआ, 1-2 स्टेप्स करें आप और वही उसको छोड़ दें, यही आपका आंसर था। नेक्स्ट आपके पास है एक रिमार्क, सम टाइम द इनपुट ऑफ फंक्शन इज कॉम्प्लेक्स नंबर बट आउटपुट इज रियल नंबर। वो कह रहा है कि मोस्टली हमारे साथ ऐसा होता है कि इनपुट जो होती है फंक्शन की वो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन जब हम उसकी आउटपुट निकालते हैं तो वो एक रियल नंबर आता है। डेट इज बी एक्स वाई इक्वल टू, मीन्स के उसमें जो इमेजिनरी नंबर होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। तो सच फंक्शन आर का रियल वैल्यूड फंक्शन, तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रियल वैल्यू फंक्शन। अब यहाँ पे ये रियल वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन भी बन रही है कि कोई भी आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, उसकी इनपुट कॉम्प्लेक्स नंबर है बट उसकी जो आउटपुट है वो रियल आ रही है। मतलब रियल का मतलब ये है कि उसमें जो इमेजिनरी नंबर है ना v(x, y) वो 0 है। तो इस तरह के फंक्शंस को हम लोग कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास f(z) इज इक्वल टू z का बार, और यहाँ पे देखिए f(x) प्लस, देखिए z किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा y के, ये z का बार है, तो z के बारे में हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस y का स्क्वायर। पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, z इज इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, अब देखिए आपको पता है पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होते हैं, एक r होता है, एक थीटा होता है और एक z होता है। अगर 2 की बात की जाए तो जस्ट r एंड थीटा लेते हैं, और अगर 3 की बात की जाए तो r थीटा हम लोग z भी साथ लेते हैं। z इज इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा, इसमें हम लोग करते हैं फंक्शन को अप्लाई, यहाँ पर भी फंक्शन अप्लाई किया और यहाँ पर भी फंक्शन को अप्लाई किया। फंक्शन को अप्लाई करने के बाद हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। जब हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात की थी तो हमने यहाँ पे u(x, y) एंड v(x, y) किया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है तो हम लोग r एंड थीटा यूज करेंगे, u(r थीटा) प्लस आयोटा v(r थीटा), वेयर u एंड v आर रियल फंक्शंस ऑफ रियल वैल्यू r एंड थीटा। ठीक है, और ये वेरिएबल्स क्या है हमारे पास, r एंड थीटा, इसको कहते हैं हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट में ये चीज़ होती है r की पावर आयोटा थीटा, और फिर यहाँ पर ये चीज़ होती है, ठीक है, r थीटा हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक्सप्रेस f(z) इज इक्वल टू z² इन इमेजिनरी एंड रियल पार्ट्स इन पोलर फॉर्म। उसी तरह ये फंक्शन आपको ये वाला गिवन है, f(z) इज इक्वल टू z², z आपके पास होता है r, पोलर कोऑर्डिनेट्स में याद रखिएगा कि z आपके पास किसके इक्वल होते हैं, r e की पावर आयोटा थीटा के। अब यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन, उस पर फंक्शन को अप्लाई करेंगे, फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए z² है, तो इसका मतलब है कि आप इस वैल्यू को क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। r e की पावर थीटा का जब स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा r का स्क्वायर, e की पावर आयोटा थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। फिर आपने यहाँ पर ये हो ई के पावर आयोटा 2 थीटा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos 2 थीटा प्लस आयोटा। सो ये देखिए, ये हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि ई के पावर आयोटा थीटा जब होते हैं ना, तो हम इसको लिखते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हम लोग ने ऐसे लिखा था ना काफ़ी क्वेश्चंस में, लेकिन यहाँ इस केस में साथ 2 है, 2 थीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो r² cos 2 थीटा प्लस आयोटा r² साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी ये u(r थीटा) की वैल्यू होगी, और ये वाली जो इमेजिनरी नंबर वाली वैल्यू होगी ये v(r थीटा) की वैल्यू होगी। पोलर फॉर्म में उन्होंने बोला था एक फाइंड करने r एंड थीटा के फॉर्म में, तो हमने r एंड थीटा के फॉर्म में इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, एक बार भी अगर आप इन क्वेश्चन को हाथ से कर लें तो हो ही नहीं सकता कि आपके सब्जेक्ट में कम से GPA आए। नेक्स्ट है जी पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इन ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एक्सप्रेशन देन p एंड दैट इज इक्वल, ये होता है जी पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, इसमें a0 a0 प्लस a1 a2 a3 a2 an अप टू सो ऑन an तक आपने a की वैल्यू को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करना है, और फिर आपने साथ में सेकंड में z को इंट्रोड्यूस करवाना है, z z1 z2 z3 अप टू सो ऑन। इसको आप लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। इसका एक रिमार्क देखते हैं। रिमार्क है जी, डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज होल कॉम्प्लेक्स प्लेन। जो पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन होती है वो भी क्या होती है, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन होती है। नेक्स्ट है जी लीनियर प्रोग्रामिंग फंक्शन। लीनियर प्रोग्रामिंग ऐसा होता है जिसमें आपके पास कोई भी
स्क्वायर वाली वैल्यू ना हो, लीनियर हो, मीन यहाँ पे कोई क्यूब ना हो, यहाँ पे कोई स्क्वायर ना हो, जेड का स्क्वायर ना हो, ए बी का स्क्वायर ना हो, या क्यूब ना हो, या इनकी कोई पावर ना हो, तो वो क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग फंक्शन होता है। वेयर ए और बी है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका लीनियर प्रोग्रामिंग फंक्शन। अब देखें ये उन्होंने 2-3 एग्जांपल्स दी हुई है पोलिनोमियल नॉट पोलिनोमियल की। 1 + z स्क्वायर अप टू सोन, ये क्या है, पोलिनोमियल है। अब यहाँ पे देखें ये, क्योंकि ये यहाँ पे एंड हो रहा है, पोलिनोमियल कौन सी सीरीज नहीं होती, जो इनफाइनाइट होती है, जैसे ये एक सीरीज है जो कि इनफाइनाइट है, ठीक है। एक ये क्या है, नॉट पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के लिए फाइनाइट होना शर्त है। फिर उसके बाद है कि कोई भी वैल्यू नेगेटिव ना हो, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है तो ये भी नॉट पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के लिए 2 शर्तें याद रखनी है आप लोगों ने। पहली कि वो इनफाइनाइट हो, दूसरी इनफाइनाइट ना हो, और दूसरी उसकी कोई भी पावर नेगेटिव ना हो। अगर ये 2 उसमें नहीं है तो इसका मतलब है कि वो पोलिनोमियल है। नेक्स्ट है जी रेशनल फंक्शन पी ऑफ जेड, बोथ आर पी जेड एंड क्यू जेड, ये क्या है, बोथ आर पोलिनोमियल्स हैं। लीनियर फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस ए, और ये किसके इक्वल होता है, ए डी माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 0, बस इसका यहीं पे लिखा हुआ था, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ था। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल पी ऑफ जेड जेड 1/2 इज इक्वल टू, देखें अब ये आपके पास फंक्शन ये वाला गिवन है जेड की पावर 1/2, तो आपको पता है कि पोलर फॉर्म की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर ई की पावर आयोटा थीटा, तो इसके स्क्वायर करेंगे 1/2। अब आर का भी 1/2 करना है आपने, ई की पावर आयोटा थीटा का भी 1/2 करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस आर का स्क्वायर, और थीटा क्या है, कोई भी एक प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक बार हम इसको प्लस में लिख सकते हैं और एक बार हम इसको माइनस में लिख सकते हैं। और ये जो 1/2 था ना, जब आपने पावर अंदर मल्टीप्लाई की तो इसके नीचे पावर उन्होंने लिखी हुई है, देखें आयोटा थीटा बाई 2, और जब इसके ऊपर भी 1/2 लिखना था तो उन्होंने इसको स्क्वायर रूट में ही लिख दिया, क्योंकि 1/2 स्क्वायर रूट की ही वैल्यू होती है। तो एक बार आपने इसको प्लस में लिखना है और एक बार आपने इसको माइनस में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस का साइन था। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 19। टॉपिक नंबर 19 में है इनपुट ऑफ फंक्शन इज टेकिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस। आपको पता है इनपुट को हम लोग हमेशा हॉरिजॉन्टल पे लेते हैं और एक्स एक्सिस पे लेते हैं, सॉरी, एंड आउटपुट को हम लोग हमेशा वाई एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, आउटपुट वर्टिकल लाइन में और इनपुट एक्स एक्सिस में। बट इन कॉम्प्लेक्स नंबर वी कैन नॉट टेक एक्स प्लस आयोटा वाई अलोंग एक्स एक्सिस एंड, देखें अब वो कह रही हैं कि आपको पता है कि इनपुट को हमेशा हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में लेते हैं और इसको हम लोग आउटपुट को वर्टिकल वाई एक्सिस में लेते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसमें z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, जिसमें आपके पास वी एक्स वाई एंड यू एक्स वाई होता है, तो इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग जो यू एक्स वाई है इनपुट है उसको हम लोग एक्स एक्सिस में लें और वी एक्स वाई को हम लोग यहाँ पे वर्टिकली लें, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है जी डोमेन फ्रॉम, अब ये इसी चीज़ का हमें आंसर देंगे कि क्यों वो पॉसिबल नहीं है। डोमेन फ्रॉम प्लेन आर स्क्वायर एंड रेंज इज आल्सो आर स्क्वायर, देखिए डोमेन भी आपके पास आर स्क्वायर है और रेंज भी आर स्क्वायर है, तो ये वाला जो फंक्शन जब आप इस पर अप्लाई करेंगे वो तो आर की पावर 4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास बहुत डिफिकल्ट है, तो इस प्रॉपर्टी के लिए आर की पावर 4 डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो इस वजह से हम उसको ईजिली नहीं ले सकते। तो आप इसको क्या हम लोग बाकी अब उनको ग्राफ में शो नहीं करवा सकते कॉम्प्लेक्स प्लेन को, अब वो इस बात का हमें सोल्यूशन देंगे। पहले तो उन्होंने हमें बताया कि वो नहीं हो सकता ऐसा कि वो यू एक्स वाई को एक्स एक्सिस में और वी एक्स वाई को वाई एक्सिस में दे, क्योंकि ये फिर आर की पावर 4 हो जाएगा। जब ये देखें इसी डोमेन भी आर स्क्वायर है, रेंज भी आर स्क्वायर है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आर की पावर 4, जो कि वैली डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इसके सोल्यूशन की तरफ आती है। इट्स सोल्यूशन इज वेरी सिंपल, वी रिप्रेजेंट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इन वन प्लेन। हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर यू है, in one plane and known as z plane, it is image w is equal to u plus iota is represented in second plane। देखिए दो चीज़ों की बात हो रही है ना यहाँ पे, एक z is equal to x plus iota y और एक है w is equal to u plus iota v। दो आपके पास एक डोमेन है, एक रेंज है, तो आप लोग ने सिंपल क्या करना है, जो एक होगी उसको वन प्लेन में शो करवा देना है और जो दूसरी होगी उसको सेकंड प्लेन में शो करवा देना है। जो जहाँ पर आप इसको शो करवाएंगे उसको आपने जेड प्लेन का नेम दे दिया, और जिसमें आप इसको शो करवाएंगे डब्ल्यू वाले को उसको आपने डब्ल्यू का नेम दे दिया। फिर है इनपुट प्लेन जेड प्लेन, जो जेड प्लेन है आपकी ये वाली जेड प्लेन, ठीक है, ये क्या है इनपुट प्लेन, और इसमें जो डब्ल्यू वाली प्लेन है आपकी ये वाली, ये क्या है आउटपुट प्लेन। वेयर द ग्राफ ऑफ डब्ल्यू, यहाँ पे अब क्या होगा, देखिए z क्या है इनपुट और इसका आउटपुट क्या आया है w, यही चीज़ हम लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ इनपुट है z प्लेन और ये एक्स एंड वाई वाली, और आउटर प्लेन क्या है w प्लेन है। नेक्स्ट डोमेन प्लेस इज कॉल्ड z प्लेन,
डोमेन प्लेन को हमेशा याद रखिएगा जेड प्लेन, और रेंज प्लेन को हमेशा डब्ल्यू प्लेन कहते हैं। ये कौन सा सोल्यूशन है जिसमें हमने ये देखा था कि हम लोग हॉरिजेंटल पे एक्स एक्सिस को रियल नंबर्स को और इमेजिनरी नंबर को वाई एक्सिस पे शो नहीं करा सकते। तो इन्होंने जो हमें मशवरा दिया है कि जब भी आपके पास इस तरह के दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो आप उनको डिफरेंट प्लेन्स पे शो करवा दें, उसके लिए एक अलग प्लेन बनाए, उसके लिए एक अलग प्लेन बनाए, एक को आप डोमेन का नेम दे दें, एक को आप रेंज का नेम दे दें। ठीक है, नेक्स्ट है मैपिंग। मैपिंग किसे कहते हैं? इसे आप कॉम्प्लेक्स मैपिंग भी कह सकते हैं, इसे आप सिंपल मैपिंग भी कह सकते हैं। एफ ऑफ एक्स आपको पता है किसके इक्वल होता है? यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई के इक्वल होता है, जिसमें आपके पास यू यू एक्स वाई के इक्वल है और वी एक्स वाई के इक्वल है। और ये बात मैं बार बार बता चुकी हूँ कि ये इमेजिनरी नंबर है और ये क्या है? रियल नंबर है। डिस्क्राइब अ ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग फ्रॉम सेट डी इन जेड प्लेन ऑन टू रेंज आर इन। अब ये हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। और एग्जाम्पल है आपके पास, ड्रा ग्राफ ऑफ फॉलोइंग कंप्यूटर फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस वन विद डोमेन। अब ये आपके पास डोमेन गिवन है लेस देन 1, तो आपने यहाँ पे एक बार लेना है जेड को 1, एक बार लेना है जेड को -1, एक बार लेना है जेड को आयोटा और एक बार लेना है जेड को माइनस आयोटा, और यहाँ पे पुट करते जाना है किसमें? इसमें। ठीक है, जेड इज इक्वल टू 1 के लिए पुट किया 2 आंसर आया, जेड इज इक्वल टू आयोटा के लिए पुट किया ये आंसर आया, -1 के लिए ये आंसर आया, माइनस आयोटा के लिए ये आंसर आया। ठीक है, अब आपने इसको ड्रा करना है। जब आप देखें इस सेंटर पे सर्कल को ड्रा करेंगे तो यहाँ पे सी भी 0 होगा, यहाँ पे आर भी 0 होगा, क्योंकि ना यहाँ पे कोई आर है और यहाँ पे सेंटर क्या है? 0 है। जब आप उसको 1 पे ड्रा करेंगे सेंटर को तो उसका सेंटर भी 1 होगा, रेडियस भी 1 होगा। इस तरह आप आगे जाएं, एक्सेस पे पॉइंट 2 पे ड्रा कर लें सर्कल, उसका सेंटर भी 2 होगा, उसका रेडियस भी 2 होगा। ठीक है, या बैकवर्ड आ जाए, -3 पे कर लें ड्रा एक सर्कल, तो उसका सेंटर भी -3 होगा, आर भी -3 होगा। इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शंस क्या होती हैं? फंक्शन इज अ मशीन विच टेक्स जेड एज इनपुट एंड प्रोसेस इट एंड गिव्स एन आउटपुट। कोई भी ऐसा फंक्शन जिस पर हम इनपुट को अप्लाई करते हैं, फिर वो प्रोसेस करता है, फिर उसके बदले में एक आउटपुट देता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? इनवर्स फंक्शन कहते हैं। ये टेक्स आउटपुट ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। ये हमें देखें, हमने एक फंक्शन लिया, हमने उस पर फंक्शन को अप्लाई किया तो हमारे पास एक आउटपुट आई। ठीक है, अब उस आउटपुट पे आपने अगेन फंक्शन को अप्लाई करना है और जो पहले वाला फंक्शन था उस फंक्शन को हासिल करना है। इसको कहते हैं हम लोग इनवर्स फंक्शन। एक तो आपने इनपुट पे फंक्शन अप्लाई किया, आपके पास आउटपुट आ गई। एक अब आपने करना है कि आउटपुट पे कोई फंक्शन अप्लाई करें कि अगेन आपके पास इनपुट आ जाए, उसको हम लोग कहते होते हैं इनवर्स फंक्शन। कैन वी फाइंड रिवर्स प्रोसीजर फंक्शन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जी? क्या इसका हमारे पास इनवर्स फंक्शन निकालना पॉसिबल है? नो, बट अंडर सम कंडीशन इट इज पॉसिबल। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी होंगी जिन केस में ये चीज़ पॉसिबल होगी। तो चलो चेक करते हैं। नेक्स्ट है जी, लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आयोटा जेड। जहाँ पे सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि आपने पहले जेड को 1 लेना है, फिर जेड को -1 लेना है, फिर जेड को आयोटा लेना है, फिर जेड को माइनस आयोटा लेना है। ठीक है, लेने के बाद आपने इसका आंसर निकालेंगे। आई थिंक ये वही क्वेश्चन नहीं, ये चेंज है थोड़ा सा। आप इसका आंसर निकालेंगे जेड को 1, जेड को -1, जेड को आयोटा माइनस आयोटा लेने के बाद। सो द इनवर्स इमेज ऑफ -1 इज सिंगल पॉइंट आयोटा। आयोटा इज ओनली पॉइंट दैट मैप्स टू -1। ठीक है, जब आपने एक फंक्शन लिया 1 पे, आपने आयोटा पे फंक्शन को अप्लाई किया तो आपके पास आंसर है -1। फिर आप -1 पे फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो अगेन आपके पास वही नंबर आ जाता है आयोटा। इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन इज पॉसिबल अगर वो फंक्शन आपके पास देखें, जब भी आपसे पूछना है कि फंक्शन इसका इनवर्स जो है वो हो सकता है या नहीं हो सकता है, पहले आपने बताना नो, बट अंडर सम कंडीशन इट इज पॉसिबल। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? एक कि वो 1 to 1 होना चाहिए फंक्शन, और सेकंड कि उसकी यूनिक वैल्यू देता हुआ फंक्शन। 1 to 1 वाले कंडीशन तो आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए कि वो क्या हो? 1 to 1 हो। नेक्स्ट है जी, इफ w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, देन वही चीज फिर से आगे जेड आयोटा हो तो फिर आयोटा रखना है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा रखेंगे, माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये अगेन क्या आ जाएगा? -1 ही आ जाएगा। अब देखें ये क्या है? आयोटा एंड माइनस आयोटा बोथ हैव सेम इमेज व्हेन वी गो बैक टू टेक इनवर्स। उनका आंसर देखें, अब ये चीज़ है 1 to 1। देखें जब आपने आयोटा एंड माइनस आयोटा बोथ हैव सेम, इन दोनों का क्या है? सेम इमेज है। ठीक है, व्हेन वी गो बैक टू टेक इनवर्स इमेज ऑफ -1, जब हम -1 का अगेन इमेज लेते हैं, अगेन इस पर फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो आपके पास ये वाली चीज़ आएगी। ठीक है, अब तो ये क्या होगा? ये 1 to 1 भी नहीं होगा और ये इनवर्स फंक्शन भी नहीं होगा। आप देखिए मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ एक चीज़ x और एक चीज़ y, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ y and 2। अभी देखें, अगर ये जो x है वो 1 से मैप करे, y 2 से मैप करे, इसको हम लोग कहते होते हैं 1 to 1 फंक्शन। ठीक है,
ये होता है 1 to 1। और इस केस में क्या होता है, इन्वर्स पॉसिबल होता है 1 to 1 के केस में। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें दो, एक आपके पास आयोटा है, एक आपके पास माइनस आयोटा है डोमेन में, रेंज में आपके पास क्या है -1, ये भी उसी से मिल रहा है, ये भी उसी से मिल रहा है, दो डोमेन्स के जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही उससे मिल रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये 1 to 1 है? पहली बात कि 1 to 1 नहीं है, और अगर ये 1 to 1 नहीं है तो मीन इसका इन्वर्स लेना भी पॉसिबल नहीं है। तो आपने जितना भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, आपने आयोटा माइनस आयोटा 1 -1 इनके लिए उसकी वैल्यूज को पुट करके उस फंक्शन को चेक करने, फिर जो आपके पास आंसर आएगा आपने देखना है कि अगर मैं उस पर अगेन फंक्शन को अप्लाई करूँ तो क्या वही चीज़ आएगी, और वो चीज़ डिफरेंट होनी चाहिए। आयोटा के केस में, माइनस आयोटा के केस में, 1 के केस में, -1 के केस में, अगर वो चारों के केस में डिफरेंट है, मतलब ये जो रेंज और डोमेन डिफरेंट है, तो इसका मतलब है वो 1 to 1 फंक्शन होगा, तो वो इन्वर्स भी होगा। 1 to 1 फंक्शन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड टू एफ 1 to 1 इफ एफ ऑफ जेड। जब आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेवल पे फंक्शन को अप्लाई करें तो वो z1 इज इक्वल टू z2 आ जाए। इफ फंक्शन, अगर आपके पास एक फंक्शन 1 to 1 नहीं है तो इसका इन्वर्स भी क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है इफ शो दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आयोटा जेड इज 1 to 1, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू फंक्शन अप्लाई करवाते हैं दोनों तरफ, यहाँ पे हो जाएगा आयोटा z1 और ये हो जाएगा आयोटा z2। देखिए अब आयोटा से आयोटा हो गया कैंसिल, z1 किसके इक्वल आ गया, z2 के, तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 to 1 है। ठीक है, ये आप एक बार आपने एफ z1 लिखा, एक बार एफ z2 लिखा, फिर ये आयोटा z1 हो जाएगा, इसका आंसर हो गया आयोटा z2। आयोटा से आयोटा कैंसिल, z1 z2 के इक्वल आ गया, तो इट्स मीन्स कि ये क्या है, 1 to 1 है। नेक्स्ट है जी आपके पास शो दैट w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इज नॉट 1 to 1। अब इसको आपने बताना है कि नॉट 1 to 1 है। ये देखें वही चीज़ फिर से आ गई, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अभी हमने इसको चेक किया कि इसमें ये जो दो रेंजेस थी इनकी सेम डोमेन थी, ठीक है, बल्कि ये जो दो डोमेन थी इनकी सेम रेंज आ रही थी, आयोटा के लिए भी वही और माइनस आयोटा के लिए भी। तो ये 1 to 1 नहीं था, तो हमने इसको बताया कि ये क्या है, ये वो भी नहीं, इन्वर्स भी नहीं है इसका। Inverse function, if w is equal to f of z maps the set a 1 to 1 and onto the set b, then for each w and b but there exists, इसका सेम मतलब भी वही है कि दो आपके पास फंक्शन है, आप इन पर फंक्शन को अप्लाई किया, इसके जितने भी एलिमेंट्स हों और इसके जितने भी एलिमेंट्स, उनका सिंगल टाइप वो मैच करने चाहिए। ये ना हो कि इसकी एक डोमेन है और ये डोमेन के एक एलिमेंट यहाँ पे 2 से मैच कर रहा हो, या ये जो एक है यहाँ से 2 से मैच कर रहे हो, तो वो 1 to 1 नहीं होगा, तो इसका मतलब 1 to 1 भी नहीं होगा, तो इसका इन्वर्स भी आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो एक एलिमेंट इस एक एलिमेंट से ही मैप करना चाहिए और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से। ठीक है, एफ इनवर्स एफ ऑफ जेड ये किसके इक्वल होगा, जेड के इक्वल होगा। एफ इनवर्स एफ ऑफ ओमेगा ये किसके इक्वल होगा, ओमेगा या डब्ल्यू जो भी इसको कहना है ये इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट है जी ऑब्जर्व दैट एफ इज 1 to 1 एंड ऑन टू एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, डब्ल्यू इज इक्वल टू आयोटा जेड। देख डब्ल्यू किसके इक्वल है, आयोटा जेड के इक्वल है। यहाँ से आप लोग जेड को सेपरेट कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू बाई आयोटा। जेड किसके इक्वल आ गया, डब्ल्यू बाई आयोटा के, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस आयोटा यू। ठीक है, फिर एफ इनवर्स यू किसके, एफ इनवर्स डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, जेड के, जेड इज किसके इक्वल हो जाएगा, एफ इनवर्स डब्ल्यू के, ये हो जाएगा माइनस आयोटा ओमेगा, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। मीन्स इसमें कुछ भी नहीं है करने वाला, आप इसको इजीली स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है जिस पर हम लोग इसको प्रिपेयर करें, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सिंपल ये फंक्शन था, यहाँ से पहले उन्होंने जेड की वैल्यू को सेपरेट किया, फिर ये चीज़ जो चीज़ अभी हमने ऊपर लिखी थी वो चीज़ उन्होंने लिखी, ओमेगा की वैल्यू, सॉरी जेड की ये वाली वैल्यू लिखी और उसको इस फॉर्म में लिख दिया, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 20। टॉपिक नंबर 20 में है मैपिंग। मैपिंग लीनियर फंक्शन इज लीनियर प्रोग्रामिंग पॉलिनोमियल इट इज कॉम्प्लेक्स। मैपिंग किसे कहते हैं कि कोई भी दो फंक्शन, ये देखिए इसको ही तो मैपिंग कहती हैं कि आपके पास एक फंक्शन है, सॉरी आपके पास ये डोमेन है, आपके पास ये रेंज है, आपने इस पर फंक्शन को अप्लाई किया, इनपुट और आउटपुट पर फंक्शन को अप्लाई करते हैं, फिर आपके पास एक आंसर आता है। इनपुट पर फंक्शन को अप्लाई करने के बाद जब जो आंसर आता है तो उसको हम लोग मैपिंग कहते हैं। ठीक है, इनवर्स ट्रांसलेशन, W इज इक्वल टू टी ऑफ जेड, ये जेड प्लस बी के इक्वल है, इसका मतलब ये जो W है ये जेड प्लस बी के इक्वल है। यहाँ से उन्होंने सिंपल क्या किया है, जेड को सेपरेट किया है, तो जेड किसके इक्वल आ जाएगा, W माइनस बी के। ये चीज़ हमें गिवन थी, इसमें उन्होंने W किसके इक्वल थे, जेड प्लस बी के। यहाँ से उन्होंने जेड को सेपरेट किया और फिर उस पर फंक्शन को अप्लाई, इनवर्स फंक्शन को अप्लाई किया, तो वही चीज़ फिर से आ गई, तो इसको क्या कहते हैं, इनवर्स ट्रांसलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास W इज इक्वल टू टी इनवर्स W माइनस बी, u प्लस आयोटा वी माइनस ए प्लस आयोटा वी। यहाँ से जो आयोटा वाली वैल्यूज है उनको सेपरेट कर लें, जो आयोटा के गैर वाली वैल्यूज है उनको सेपरेट कर लें। एंड शो दैट टी इज 1 to 1 मैपिंग फ्रॉम जेड प्लेन एंड ओमेगा प्लेन। टी जो क्या है, ये 1 to 1 प्लेन है फ्रॉम जेड प्लेन से ओमेगा प्लेन तक।
नेक्स्ट है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन टी जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी इफ वी पुट ए का क्या कहते हैं इसके, सॉरी ए का बार नो ए का मोड, सॉरी ए का मोड इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, देन इट बिकम रोटेशन। अच्छा रोटेशन में क्या होता है, रोटेशन में जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाते हैं तो उसका साइज चेंज नहीं होता, जस्ट एंगल चेंज होता है, जबकि ट्रांसलेशन में उसका साइज भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ हमें गिवन है a इज इक्वल टू इक्वल आयोटा अल्फा, और ये चीज़ भी हमें गिवन है, और z आपको पता है कि r इज इक्वल टू इक्वल आयोटा थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपने a की वैल्यू लिखी, z की वैल्यू लिखी, r इक्वल आयोटा अल्फा, उनको जो पावर्स थी उनको ऐड कर लिया, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपके पास एक रिमार्क बाय रोटेशन, रोटेशन की वजह से शेप चेंज नहीं होती, जस्ट एंगल चेंज होता है। नेक्स्ट है जी मैग्नीफिकेशन, वही चीज़ फिर से आ गई, a z प्लस बी, बी आर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी इक्वल टू 0 इक्वल टू के, इसमें भी सेम वही चीज़ है। मैग्नीफिकेशन में आर जेड इज इक्वल टू के ऑफ जेड प्लस 0, एम ऑफ जेड के एक्स प्लस आयोटा वाई, या के एक्स प्लस आयोटा के वाई, इसमें और भी कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं कि इसमें है जिसमें आपके पास क्या होता है, इट शोज नो चेंज इन मैग्नीफिकेशन। ठीक है, इफ आर इज इक्वल टू 1, एम ऑफ जेड इज इक्वल टू के ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड, इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। जिसमें आपके पास ये 1 आ जाए ना, आर को हम 1 लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है, सीरियसली कुछ भी नहीं है याद करवाने वाला। ये जस्ट आप एक बार इसको ट्रांसलेशन, रोटेशन और मैग्नीफिकेशन, इनकी डेफिनेशन बेशक देख लीजिएगा कि इसमें हम लोग करते क्या हैं। जैसे रोटेशन में एंगल चेंज होता है, ट्रांसलेशन में साइज चेंज होता है, तो मैग्नीफिकेशन, रोटेशन, इनको जस्ट सिंपल आपने ऐसे ही याद रखने हैं। ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं ये आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास के जो है लेस देन 1 है तो इट रिड्यूस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, अगर के लेस देन 1 है तो डिस्टेंस को रिड्यूस करेगा, और अगर के लेस ग्रेटर देन 1 है तो डिस्टेंस को स्ट्रेच करेगा, मतलब बढ़ा देगा। नेक्स्ट ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, जिसमें शेप में चेंज नहीं आता, एंगल चेंज होता है। ठीक है, रोटेशन नो चेंज, शेप में चेंज नहीं होता, एंगल चेंज होता है। ट्रांसलेशन मैग्नीफिकेशन चेंज इन साइज बट नॉट एंगल चेंज, मैग्नीफिकेशन में क्या होता है, ना साइज चेंज नहीं होता, एंगल चेंज होता है। रोटेशन में साइज चेंज नहीं होता, एंगल चेंज होता है, सॉरी मैंने गलती कर दी, रोटेशन में शेप चेंज नहीं होती, जस्ट एंगल चेंज होता है। और मैग्नीफिकेशन में साइज मतलब कि उसकी शेप चेंज हो जाती है लेकिन एंगल चेंज नहीं होता। ये जो 3 डिफरेंस है इनको आपने मस्ट याद रखना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू थे तो हो सके सब्सक्राइब करके जाइएगा, अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।